दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्न पत्र की। जो वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल कक्षा 10 वालों का आ चुका है। 7 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा पेपर है। आप सभी इस पेपर को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो देखते हैं विज्ञान का पेपर। जो विज्ञान का पेपर है वो पता है आपको, पूर्णांक रहेगा इसका 80 और इसका समय रहेगा 3.25 रहेगा। तो जो एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा उसी पैटर्न के आधार पर ये पेपर है। इसको पूरा आप देखना और अपनी तैयारी को और मजबूत करना। बात करें पहला खंड अ की, तो इसमें 15 क्वेश्चन अबसद वाले आएंगे और 7 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखते हैं। इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको इन प्रश्नों का सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है, लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है। तो लार में जो एंजाइम होता है वो टाइलिन एंजाइम होता है। जिससे क्या होता है, लार टाइलिन एंजाइम का स्त्राव करती है, जिससे भोजन क्या होता है, लसा बन जाता है, जिससे निगलने में आसानी रहती है। नेक्स्ट, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है और थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि सूज जाएगी, जिसे गलगंड या गेंगा रोग कहते हैं या गाइटर रोग हो जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आयोडीन अपन को किससे मिलता है, नमक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो दो तंत्रिका होती है उनके मध्य में जो खाली स्थान होता है उनको सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ती है, उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो सिंपल सा प्रश्न है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने दिया था। और मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। अगर आपको मटर का वानस्पतिक नाम पूछे तो याद रखना पाइसम सेटाइवम है। पाइसम सेटाइवम मटर का वानस्पतिक नाम है, वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बिंब से बड़ा बन रहा है। तो वो बिंब कहाँ पर है, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जो अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ पड़ी थी उसमें जो लास्ट स्थिति होती है जिसमें बिंब को अपन दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच रखते हैं, तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है। बाकी सब वास्तविक उल्टा बन रहा था, लेकिन जो लास्ट वाली स्थिति है उसमें आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी सुस्पष्ट देखने की जो अल्पतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। निकटतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है। आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, IT है ना। आई है धारा, टी है समय। ठीक है। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का क्या होगा, सेकंड। तो 1 एम्पियर प्रति सेकंड 1 कूलाम के बराबर होगा। नेक्स्ट, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर देंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो जो तार का अनुप्रस्थ काट प्रतिरोध का मान होता है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो लंबाई पर, यदि प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती L/A, ये A है अपना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इसके व्युत्क्रमानुपाती। अगर A को बढ़ाएंगे तो R घटेगा और A को घटाएंगे तो R बढ़ेगा। अब ये कह रहा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर रहे हैं, आधा इसको करेंगे तो ये इसका दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आधा करेंगे तो वो दुगुना हो जाएगा क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखो लोहा का चूर्ण जो क्या है, लोहा क्या है, धातु है, उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं तो अम्ल और धातु अम्लों से विक्रिया करके कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन गैस वाला ऑप्शन कहाँ पर है, पहले ऑप्शन हमारा हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। कोई सी भी धातु है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस को दहन करने पर क्या प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक गैस होती है उसको अपन जलाते हैं तो CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखना CO2 की मात्रा वातावरण में कितनी है, तो 0.03% है। याद रखना, ये पूछ सकता है कि CO2 की मात्रा कितनी है, तो 0.03%। नेक्स्ट,
इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? तो अपन ने सक्रियता श्रेणी पढ़ी है। सक्रियता श्रेणी में धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में जमाया गया। तो सबसे ऊपर जो धातु है वो सोडियम होती है और सोडियम का प्रतीक होता है Na। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, इसलिए इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाला अम्ल कौन सा है? तो किसी भी धातु को गलाने वाला जो अम्ल होता है उसको अपन एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं, जिसमें 3 भाग तो HCl के और 1 भाग HNO3 होता है। 3 भाग तो होता है सांद्र HCl और 1 भाग होता है HNO3। ठीक है, HNO3 ये मिलकर क्या बनाता है? एक्वा रेजिया, जिसको अम्लराज कहते हैं। तो एक्वा रेजिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा उदर कौन सा अम्ल स्रावित है? तो यानी हमारा उदर में जो आमाशय है वो कौन सा अम्ल स्रावित करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? लैंगिक जनन के लिए DNA का विघटन, प्रोटीन का प्रतिकृतिकरण या DNA का प्रतिलिपिकरण। तो DNA का प्रतिलिपिकरण लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। जनन की 2 विधियाँ होती है, एक तो लैंगिक जनन, एक होती है अलैंगिक जनन। तो दोनों विधि आपको याद हो जानी चाहिए। लैंगिक जनन में क्या होता है? नर व मादा अलग अलग होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव से नई संततियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, उच्च शक्ति के विद्युत सांद्रित्रों के बाहरी आवरण को घरेलू परिपथ की भूतार से जोड़ना क्या कहलाता है? यानी उच्च शक्ति के जो विद्युत सांद्रित्र होते हैं उनके तार को अपन पृथ्वी से जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं अपन भूसंपर्कित। क्या कहते हैं? भूसंपर्कित कहते हैं, यानी भूमि से संपर्क करा दिया है। तो ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में कौन सा पोषण पाया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तो ये अपना भोजन स्वयं करते हैं, इसलिए इनको स्वयंपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। तो इनका आंसर हो जाएगा स्वयंपोषी। ठीक है। नेक्स्ट, तरल अधातु, यानी सारी धातुएं होती है, वो कोई ठोस होती है, कोई द्रव होती है, कोई गैस होती है, लेकिन वो तरल अधातु कौन सी? तो वहाँ पर ब्रोमीन हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन एक तरल अधातु है। और अगर अपन को धातु पूछे तो धातु आ जाएगी आपकी मरकरी, जिसको पारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अधातु पूछा तो हमारा ब्रोमीन आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, तो पुष्प में अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पुष्प हमारा आंसर हो जाएगा, पुष्प। ठीक है। बिना बुझे चुनने का रासायनिक सूत्र क्या? देखो, बिना बुझे चुनने का सूत्र CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अगर इसमें पानी डाल देते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH होल्ट वाइज बन जाएगा। तो बिना बुझा पूछा तो यह आ जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। गाड़ी के हेडलाइट में किन दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, आगे होती है हेडलाइट, तो आगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। हेडलाइट में अवतल दर्पण। अगर अपन को गाड़ी के साइड ग्लास में पूछता तो वहाँ पे होता अपन उत्तल दर्पण। ठीक है, साइड ग्लास में किसका? उत्तल दर्पण। गाड़ी की हेडलाइट में पूछा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो धारा नियंत्रक होता है, जिसको RH कहते हैं, धारा नियंत्रक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उनको तो कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। ठीक है, और जिनका अपघटन नहीं होता है उनको कहते हैं जैव अनिम्नीकरण। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरण। ठीक है, जैव निम्नीकरण हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये 15 प्रश्न तो थे अपने अवसद वाले और 7 प्रश्न थे हमारे रिक्त स्थान वाले। ठीक है, अब आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिनको एक लाइन में आंसर देने या एक शब्द में आंसर देने होते हैं, और ये हमारा एक एक नंबर का होगा, एक प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट, देखना, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हमारे शरीर का जो दांत में होता है, इनेमल कहते हैं उसको। ठीक है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है वो पदार्थ सबसे कठोर होता है, याद रखना, दांतों का इनेमल। नेक्स्ट, निस्तापन से क्या अभिप्राय? तो अपन ने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी। सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातुओं का अपन पृथक्करण करते निस्तापन और भर्जन विधि से। ठीक है, तो जिसमें कार्बोनेट संबंधी अशुद्धियां होती है उनका निस्तापन करवाया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते तो इसको कहते हैं अपन निस्तापन, और सल्फाइड संबंधी अशुद्धियां होगी उनको करते अपन भर्जन करते। ठीक है, तो यहाँ पर निस्तापन पूछा तो यह आ जाएगा हमारा कार्बोनेट संबंधी अशुद्धियों का पृथक्करण। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम और संरचनात्मक सूत्र। तो फॉर्मिक एसिड जो आपको पता होना चाहिए कि जो चींटी डंक मारती है तो वो फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करती है, जिससे हमारे शरीर में क्या होती है? जलन होती है। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCHO होता है, HCOOH होता है। तो इसका संरचनात्मक सूत्र तो HCO, और ये OH एल्कोहल समूह जुड़ गया, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा इसका मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, याद रखना, मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, ब्यूटेन का सूत्र लिखिए। तो ब्यूटेन का सूत्र लिखना आपको, ब्यूटेन N की आवाज आ रही है, यानी एल्केन, यानी सूत्र होगा इसका CnH2n+2। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे तो ये
4 और H2N यानी 4 का डबल 8, 8 और 2 10, यानी कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार 4 कार्बन जोड़ना है और इनके चारों तरफ अपन क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन का। उसी प्रकार अगर आपको प्रोपेन का पूछे या ब्यूटीन का पूछे तो ब्यूटीन इन यानी एल्किन आ जाएगा, तो उसका सूत्र CnH2n हो जाएगा। ठीक है, और ब्यूटाइन पूछे तो CnH2n-2 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों सूत्र आपको याद रखना, एल्केन, एल्किन और एल्काइन के। नेक्स्ट, प्रकाश किस प्रकार वृद्धि को प्रभावित करता है? तो प्रकाश होता है, प्रकाश के द्वारा ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो हरित लवक प्रकाश का अवशोषण करके पौधों के लिए भोजन तैयार करने में सहायक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पूर्ण होता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी वृद्धि प्रभावित होगी। ठीक है, नेक्स्ट, संकर प्रजनन क्या होता है? तो संकर प्रजनन दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य जो जनन करवाया जाता है उसको कहते हैं अपन संकर प्रजनन। दो विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा द्वारा लैंगिक जनन कर संकर प्रजनन कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक जातियां होती है, उनके मध्य में संकरण करवाकर उच्च क्वालिटी वाली फसलें प्राप्त की जाती है या उच्च क्वालिटी वाली नस्लें प्राप्त की जाती है, उस विधि को अपन संकर प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट, अपवर्तनांक का प्रकाश के वेग से क्या संबंध होता है? तो अपवर्तनांक क्या होता है कि दो माध्यम में वायु का, दो माध्यमों में किसी भी का वेग का जो अनुपात होता है उसको अपवर्तनांक कहते हैं। इसको म्यू से दर्शाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा उसको अपन क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, नेक्स्ट, दर्पण सूत्र क्या है? तो अपन को दो सूत्र याद रखें, एक तो दर्पण सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये तो दर्पण सूत्र। अगर यहाँ पर लेंस सूत्र पूछा जाए तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। जहाँ पर f हमारी फोकस दूरी है, f क्या है? फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब दूरी और u है हमारी बिंब दूरी। ठीक है, तो ये हमारा दर्पण सूत्र है। नेक्स्ट, तार के फेरों की संख्या पर चुंबकीय शक्ति किस प्रकार निर्भर करती है? तो जैसे जैसे तारों की संख्या, फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो फेरों की संख्या के समानुपाती होती है चुंबकीय शक्ति। दो सूक्ष्म जीवधारियों के नाम बताएं। जो दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ, जैसे जीवाणु है, वायरस है, कवक है, ये सारे सूक्ष्म जीव है। किसी दो के उदाहरण आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के उदाहरण देकर आपको समझाना है। ये पहले ही पार्ट का प्रश्न है हमारा, संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है, दोनों की परिभाषा और दोनों की एक एक आपको रासायनिक समीकरण देनी है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार का अणु बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन यानी इसमें जुड़ रहा है, संयोग हो रहा है, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे 2H2 प्लस O2 है, यानी हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो ये H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया, दो मिलकर क्या बना? एक मिला। और वियोजन क्या कहते हैं? जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर या अपघटित होकर या वियोजित होकर छोटे छोटे उत्पाद में बदलता है, उसको कहते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। जैसे फेरस सल्फेट था, इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, तो एक से यहाँ पर 2-3 उत्पाद बन गए, इसको कहते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट का विलयन बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है? इसका संतुलित समीकरण भी लिखिए। यानी सोडियम सल्फेट होगा, उसका अगर बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ये सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये बेरियम क्लोराइड, तो इसको अभिक्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, साबुन की मिसेल संरचना। तो जो साबुन से हमारे जो कपड़ों का मैल साफ करते हैं उसमें मिसेल निर्माण होता है, और मिसेल निर्माण में दो सिरे होते हैं, एक तो जल रागी सिरा होता है, एक जल विरागी सिरा होता है। यानी जल से स्नेह करने वाला जल स्नेही, और जो तेली पदार्थ से जो स्नेह करेगा उसको जल विरागी सिरा कहते हैं। तो इस मिसेल का चित्र आपको अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र और इसमें उपस्थित त्रिबंधों की संख्या बताइए। तो जो बेंजीन होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है, इसका संरचनात्मक सूत्र है ये। तो इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड द्विबंध होंगे वो तो 1, ये 2 और ये 3 तो होंगे आपके द्विबॉन्ड, डबल बॉन्ड होंगे, और एक एकल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेंजीन की संरचना आपको याद रखनी, और इसका डायग्राम बने तो ऐसा चित्र बनेगा।
ये बेंजीन का, ठीक है। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का पूछे तो साइक्लोहेक्सेन का केवल ऐसा चित्र बनता है जैसे बेंजीन जैसे होता है, लेकिन उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, जबकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यकृत के कार्य क्या है? तो यकृत के कार्य अपन को बताने। यकृत, जिसको लिवर कहते हैं, यकृत पीतरस का स्त्रावन करता है जो आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। यानी पीतरस का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, पित्ताशय में नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है। जो वसा होता है, वसा को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है, उसको इमल्सीकरण कहते हैं, और भोजन को सड़ने से रोकता है। यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं जिसको, है ना। यकृत क्या करता है? भोजन को ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित करता है, जिससे 2-5 दिन अगर कोई मनुष्य भूखा रह जाता है तो वो ग्लाइकोजन किस पे बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है। और एक यकृत में एक चक्र चलता है, आर्निथिन चक्र। आर्निथिन चक्र चलता है, जिससे क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है, यकृत में होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? तो बीजाणु द्वारा जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? बीजाणु जनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। बीजाणुओं के ऊपर एक मोटा रक्षी आवरण होता है जो इनकी प्रतिकूल पर्यावरण में रक्षा करता है। हल्के होने के कारण वायु द्वारा इनका प्रकीर्णन सरल हो जाता है। उचित ताप, नमी और भोज्य पदार्थ आदि मिलने पर बीजाणु अंकुरण करके नए जीव को जन्म देते हैं, ठीक है। प्रकीर्णन यानी बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा या जीवों द्वारा जाता है। वो बीज वहाँ पर उचित आवास मिलने पर वहाँ पर अंकुरित हो जाते हैं, इसको कहते हैं अपन प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकीर्णन, इसके द्वारा बीजाणु द्वारा जनन होता है और नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित करो। तो एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प आपको आना चाहिए। तो एक लिंगी पुष्प कहते हैं वे पुष्प जिनमें या तो केवल नर जन्ना होंगे या मादा जन्ना, दोनों में से एक उपस्थित होगा, उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जबकि द्विलिंगी में क्या होता है? दोनों उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर अपन को एक लिंगी पूछा है, तो जब पुष्प में केवल एक जन्नांग, पुंकेसर या स्त्री केसर, पुंकेसर कहते हैं नर जन्नांग को, स्त्री केसर कहते हैं मादा जन्नांग उपस्थित हो, तो उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता है, तरबूज है, ये एक लिंगी पुष्प है, इसमें पिटूनिया भी आ सकता है, गुलाब भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? जब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में, याद रखना। तो कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.50 यानी 1.50। निर्वात में वायु की चाल 3 × 10⁸ होती है। तो अपन को पता है अपवर्तनांक n = c/v। c हमारी प्रकाश की चाल है और v अपवर्तनांक है, ठीक है। तो 3 × 10⁸ अपन 1.5 का भाग इसमें देंगे 3 में, तो 2 आ जाएगा, तो 2 × 10⁸ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर को चित्र द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो आधा लेंस काला कर देने पर भी उस बिंदु पर किरणें आएगी तथा मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, परंतु किरणों की संख्या कम हो जाएगी। यानी अगर उसको आधा अपन काला कर देंगे तो भी प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा, लेकिन उनमें किरणों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और इसका आप डायग्राम ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये मोमबत्ती है, इसको आधा काला कर दिया, ये इसका प्रतिबिंब बन गया, लेकिन इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं इसकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, जूल का तापीय नियम। जूल का तापीय नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। जूल का तापीय नियम क्या होता है देखना। जूल के ऊष्मीय नियमानुसार किसी एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न पर निर्भर करती है। उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी H इज प्रोपोर्शनल टू I²। H तो है उत्पन्न ऊष्मा, I है धारा, और ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, H इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो ये आप याद रखना दोनों। वे कारक कौन से जिन पर विद्युत धारा निर्भर करती है? तो 3 कारक के तीनों आपको याद रखने। कौन कौन से जो देख लेते हैं। कुंडली में लपेटों की संख्या। यदि कुंडली में लपेटों की संख्या बहुत अधिक हो तो उत्पन्न विद्युत धारा भी अधिक होगी। दूसरी होती चुंबक की शक्ति। बंद कुंडली की ओर शक्तिशाली चुंबक बढ़ाने या पीछे हटाने से विद्युत धारा पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और तीसरा आता है चुंबक को कुंडली की ओर बढ़ाने की गति। यदि चुंबक को कुंडली की ओर तेजी से बढ़ाया जाए तो बंद कुंडली में विद्युत प्रेरणा अधिक होता है। तो ये 3 कारक है जिन पर विद्युत धारा निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाणु एवं अपघटक क्यों कहलाते हैं? पर्यावरण के लिए अपघटकों का महत्व बताना है। तो जीवाणु एवं अपघटक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मृत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में
अपघटित कर देते हैं। पर्यावरण के लिए अपघटकों का महत्व इस प्रकार है और अपघटक पदार्थों के चक्रण की क्रिया में योगदान देते हैं। यानी ये जीवाणु द्वारा विभिन्न पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, वो उपजाऊ बन जाते हैं, इसलिए ये इनका अपघटन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट आता है पार्ट सी यानी खंड स। 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे इसमें। देखते हैं इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लीजिए। यानी पहले पार्ट के ये प्रश्न है, इसमें अपन को क्या करना है, अभिक्रिया दे रखी है, इनके समीकरण भी लिखनी है, इनको संतुलित भी करना होता है। ठीक है, अथवा में दे रखा है ये नहीं करो तो निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। तो अपने यहाँ पे पहला ही प्रश्न करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है CaOH होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको जल में डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CO2 का सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3 और जल बन जाएगा H2O। ठीक है, पहली समीकरण इस प्रकार है। दूसरी, जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाए। जिंक का सूत्र Zn। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट का HgNO3 होता है, ये HgNO3, और ये बन जाएगा जिंक नाइट्रेट प्लस 2Hg बन जाएगा। उसी प्रकार तीसरा, एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एल्यूमिनियम का जो सूत्र होता है Al, तो ये आ जाएगा Al, और कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये बन जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 कॉपर बाहर निकल जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये केवल आपको संतुलित समीकरण लेनी, 3 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये पादप हार्मोन्स दे रखे हैं, पादप हार्मोन्स का आपको बताना है। तो ऑक्सिन होता है, एक जिब्रेलिन होता है, एक एब्सिसिक अम्ल होता है, एक और इसमें साइटोकाइनिन होता है, और एक होता है इथाइलिन। ये 5 पादप हार्मोन है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर 3 दे रखे, तीनों के बारे में कार्य क्या है वो लिखना है। तो पहला ऑक्सिन का क्या कार्य, ऑक्सिन के अंतर्गत अनेक हार्मोन्स आते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है जिसको IAA कहते हैं, या इंडोल ब्यूटारिक एसिड है IBA कहते हैं, नेफ्थलिन एसिटिक एसिड है 2,4-D कहते हैं, जो कोशिकाओं में विवर्धन करता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। खरपतवार नियंत्रण में भी ये सहायक होता है। ठीक है, कौन होता है, ऑक्सिन। ठीक है, दूसरा होता है जिब्रेलिन। ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे GA1 है, GA2 है, GA3, ये 3 प्रकार के होते हैं जिब्रेलिन। इनके निम्न कार्य होते हैं, तनों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, बीजों के अंकुरण को बढ़ाते हैं, और कुछ पौधों में अनिषेक फलन यानी बिना निषेचन के जिसमें फल हो जाता है उसको कहते हैं अनिषेक फलन, उसको भी ये उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आता है एब्सिसिक अम्ल। ये गैसीय हार्मोन, जो इसको वृद्धि संदमक हार्मोन भी कहते हैं, ये आप याद रखना। इसके छिड़काव से पादप अपनी वृद्धि को रोक देता है, इसे वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य, क्या कार्य, पौधों की पादप वृद्धि को नियंत्रित करना। यदि कोई पौधा ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके ऊपर इसका छिड़काव कर दो तो वृद्धि इसकी नियंत्रित हो जाएगी। बीजों और कलियों का अंकुरण को रोकता है, संदमन करता है, और प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। तो ये एब्सिसिक अम्ल होता है। तीनों के कार्य आपको याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट, जीवों में विभिन्नताएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, या इसका अथवा है जैव विविधता क्या, इसके बारे में अपन को बताना है। तो अंतर्निहित प्रवृत्ति, लैंगिक जनन के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र एवं मात्रक गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय होता है, इसलिए लैंगिक जनन में विविधता अंतर्निहित होती है। जो लैंगिक जनन होता है उसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन में विविधताएं कम उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन के द्वारा जीवों की संततियां उत्पन्न होगी, उसमें संतति तथा प्रत्येक में बहुत अधिक समानता देखने को मिलती है, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, डीएनए की प्रतिकृति बनाने में भी उत्परिवर्तन होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाते समय इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है, इसके फलस्वरूप संतति जीव में अत्यधिक विविधता उत्पन्न होती है। डीएनए के कारण भी जीवों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 19वां क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना नामांकित किरण आरेख खींचकर समझाइए और विक्षेपण क्या होता है ये आपको बताना है। तो इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है इसके बारे में आपको एक चित्र बनाना है और इसके बारे में लिखना है। तो देखते हैं इंद्रधनुष के बारे में। ये वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह व्यवहार करती हैं। इन बूंदों द्वारा प्रकाश अपवर्तित तथा विक्षेपित हो जाता है और प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है तथा बूंद के बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित हो जाता है, जिससे क्या होता है वर्ण विक्षेपण की घटना होती है और
वन विक्षेपण की घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद का आपको नामांकित चित्र बनाना। ये वर्षा की बूंद है, ये बारिश की बूंद है, ये सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, इसमें आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो देखने वाला जो रंग है लाल है, बैंगनी है, और इसका अपवर्तन हो रहा है, ये इंद्रधनुष बन रहा है। ठीक है, और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, और 7वें रंग आपको याद रखने, बेजानी हप्पी नाला के नाम से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब आता है पार्ट डी। इसमें थोड़े बड़े प्रश्न हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। किस प्रकार है देखो, 20वां प्रश्न कर रहे हैं, पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए, जो पित्तल और तांबा होता है वो धातुएं होती है। ठीक है, जबकि दही और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? अम्लीय पदार्थ होते हैं। जब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जिससे वो क्या हो जाएंगे? विषैले हो जाएंगे। इसलिए इनको अपन पित्तल एवं तांबे के बर्तन में नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर देखना, दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं, जो पित्तल एवं तांबे के बर्तन के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जो विषैले होते हैं। इस कारण दही व अन्य खट्टे पदार्थ को पित्तल तथा तांबे के बर्तन में नहीं रखते। शुष्क HCl लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलता? दूसरा प्रश्न है। पहला तो हो गया, क्योंकि जो अम्ल होता है धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्लस लवण बनाएगा, जो विषैले होंगे। इसलिए आपने देखा होगा अपने घरों में जो भी अचार होता है उसको अपन पित्तल या एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रखते हैं। दूसरा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क लिटमस पत्र से क्यों नहीं बदलता? क्योंकि शुष्क है और वो HCl H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगा, तो वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए जल की अनुपस्थिति में शुष्क HCl किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। रुधिर के 2 अवयवों का नाम लिखिए। शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर के गमन का पथ लिखिए। आलिंद और निलय के बीच वाल्व का क्या कार्य है? और धमनी और शिरा के संगठन के बीच एक अंतर लिखिए। तो रुधिर के 2 अवयव होते हैं, एक तो लाल रक्त कोशिका होती है, एक श्वेत रक्त कोशिका, और एक होती है प्लेटलेट्स। रुधिर के अवयव बताया तो रुधिर की संरचना मैंने आपको बता दी। एक तो होता है प्लेज्मा होता है, एक होती है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है RBC, एक होती है WBC, और एक होती है पट्टिका अणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो केवल 2 नाम पूछा तो RBC WBC आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर सबसे पहले बाएं आलिंद में एकत्रित होता है, फिर ये बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाएगा। ठीक है, और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जाएगा वो Hb से विक्रिया करेगा हीमोग्लोबिन से, जो एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और जिससे हमारे शरीर में रक्त के साथ ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आलिंद और निलय के बीच में वाल्व होते हैं जो रक्त को विपरीत प्रवाह से रोकते हैं। ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर की बात करें तो धमनी और शिरा में 3-4 अंतर होते हैं। धमनिकाओं का व्यास क्या होता है आप सारणी बनाकर भी लिख सकते हो। इधर तो लिखना आपको धमनी और इधर लिखना है शिरा। ठीक है, धमनिकाओं का व्यास अत्यधिक कम होता है, इसलिए इसमें उच्च दाब से रक्त बहता है, जबकि शिराओं में जो व्यास होता है वो अधिक होता है, तो इनका रक्तदाब कम होता है। सामान्यतः मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm/Hg होता है, वो याद रखना। तो 120 तो है हमारा धमनिकाओं का और 80 हमारी शिराओं का ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखनी है। वोल्ट तथा V के स्रोत के सिरों से संयोजित R प्रतिरोध का कोई विद्युत संदिग्ध तार I लेता है तो धारा और प्रतिरोध के पदों में शक्ति का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। और इसका दूसरा प्रश्न है, 100 वाट 220 वोल्ट तथा 60 वाट तथा 220 वोल्टेज अनुमापक के 2 विद्युत बल्ब पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत में से संयोजित होते तो बल्ब द्वारा ली गई धारा आपको ज्ञात करनी। ठीक है, तो पहले का आंसर बताएं, विद्युत शक्ति क्या है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। ठीक है, P से विद्युत शक्ति का सूत्र W/T होता है, W/T या W = Q × V भी होता है, तो ये हो जाएगा Q/T V या P = VI भी हो सकता है। ठीक है, 3 सूत्र है इसके शक्ति, P = VI या P = W/T। दूसरा प्रश्न, 100 वाट और 220 वोल्ट के अनुपापक वाले लैंप द्वारा ली गई तो I = P/V1, P1/V हो जाएगा, तो 100/220 ये 5/11 एम्पियर आ जाएगा। और फिर दूसरे का आ जाएगा I2 = 60/220, तो 3/11 आ जाएगा। फिर 5/11 और 3/11 को, क्योंकि समांतर क्रम है तो दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और ये I3 भी आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो धारा आ जाएगी वो 0.73 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा विज्ञान का मॉडल पेपर था। इसको आप अच्छे से देखना, और कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।